अगर मैं दोनों के साथ रहूँ तो महीने का शायद 10,000 15,000 रुपये सेव कर पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर उतना खर्चा है, कर्जा है, वहाँ पे घर का रेंट भी उतना ज़्यादा है, बच्चा बच्चा का भी खर्चा है। अगर मैं अकेला बंदा रह के डिलीवरी जॉब के अंदर काम करूँ तो महीने का अगर 30,000 सेव करने का प्लानिंग करूँ तो अगर मैं सुबह में 7 से लेके रात को 12 बजे तक कंटिन्यूअस डेली का डेली काम करूँगा तभी जाके मैं महीने का 30,000 जमा सकता हूँ। क्योंकि डिलीवरी जो फील्ड है वो मेरा पहचान वाला फील्ड है, रोड भी पहचान है, रास्ता भी पहचान है, बेंगलोर का है और सभी रेस्टोरेंट पहचान है, तो टाइमिंग्स भी है, गाड़ी भी मेरे पास है। अगर मैं यहाँ से कलकत्ता चले जाऊँगा तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं रहेगा, वो एक चीज़ है, क्योंकि गाड़ी जो है मेरा नाम पे नहीं है, मेरा साले के नाम पे है। हालांकि EMI तो मैं भर रहा हूँ और डाउन पेमेंट जो मैं दिया था, अगर 2 साल हो गया है, अभी 1 साल बाकी। तो अगर मैं सुबह में 7 बजे से लेकर काम करूँ, 7 से लेकर रात को 12 बजे तक काम करूँ, तभी जाके फुल टाइम, मतलब मुझे घर का आने का जरूरत ही नहीं है कि घर में कोई है, घर में मुझे कुछ काम करना है, ऐसा करके अगर मैं ना करूँ सोच के, तभी जाके महीने के हिसाब से मैंने 30,000 रुपीज सेव कर सकता हूँ मेरा यहाँ पे रह के। दोनों के पास जाऊंगा तो नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, अगर मैं 10 महीना काम करूँ, 3 महीना काम करूंगा तो यहाँ का खर्चा क्लियर होगा, उसका 3 महीना बाद काम करूंगा तो मम्मी का कर्जा क्लियर होगा, फिर 3 महीने में मेरा सपना पूरा होगा गैजेट खरीदने का। तो 10 महीने में काम करूंगा ना गाइस, इस 10 महीने में मेरा जो यूट्यूब का करियर है एकदम से एकदम जीरो हो जाएगा। अभी तो 7,000 8,000 9,000 पेमेंट आ रहा है और वो तभी 10 महीने के बाद एकदम जीरो लेवल में आ जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर को वीडियो नहीं मिलेगा, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे, वीडियोस नहीं मिलेगा तो व्यू नहीं आएगा, और व्यू नहीं आएगा तो इनकम नहीं आएगा। तो इस 10 महीने में मेरा यूट्यूब का करियर खत्म, जो कि दोनों चाहती है कि मेरा यूट्यूब का करियर खत्म हो जाए, मैं एक पूरा के पूरा सुबह में उठ के काम पे जाऊं और शाम पे घर में आऊं। ऐसा आदमी, ऐसा हस्बैंड उसको चाहिए कि उसको कोई भी बोलने वाला नहीं हो, सुबह में जाओ काम पे और शाम पे आ जाओ, उसके बाद फैमिली में टाइम पास करो या फिर सो जाओ, फिर सुबह में काम पे चले जाओ। दोनों ऐसा एक मशीन चाहती है। बट मेरा खुद का करियर मैं बनाना चाहता हूँ, खुद का एक जिंदगी में कुछ करना चाहता हूँ, खुद का एक जगह हो, खुद का एक कुछ भी हो, घर हो जिसको भाड़ा देना नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे रह के अगर मैं सोचूं कि खाली बैंगलोर का भी प्रॉब्लम सॉल्व करके जाऊँ, उसके बाद मैं गाँव चला जाऊँ, तो बैंगलोर का प्रॉब्लम सॉल्व करने जाऊँगा तो 3 महीना काम करना पड़ेगा, उसके बाद 1 लाख रुपये सेव होगा और 3 महीने तक मेरा यूट्यूब के अंदर मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, तो वैसे भी मेरा यूट्यूब का करियर खत्म हो जाएगा। तो यूट्यूब का करियर ऐसा है कि इसका यहाँ पे आपको डेली का डेली एक लिमिट से, अगर आप वीकली एक वीडियो डाल रहे हो या फिर 2 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो या फिर 1 दिन में एक वीडियो डाल रहे हो, आपको कंटिन्यूअसली आपको जो है मेंटेन करना पड़ता है पैटर्न। अगर आप ये मेंटेन नहीं करते हो, आपका जो व्यूअर्स है वो दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे का वीडियो देखेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं अभी प्लानिंग कर रहा हूँ ऐसा कि यहीं का भी जो कर्जा है उसको भी रहने देते, मम्मी का जो कर्जा है उसको भी रहने देते, और मेरा जो सपना है उसको भी रहने देते, सीधा टिकट खरीद के गाँव चले जाते, मम्मी पापा पास रहेंगे, डैडी का थोड़ा तनाव सुनेंगे, उनको जो है बहुत खुशी लगता है मेरे को ताना देने के लिए। हर घर का बाप ऐसा होता है, बच्चे को ताना देना पसंद करता है, बट दिल ही दिल में कहीं ना कहीं जो है प्यार उनका रहता है बच्चे के फ्यूचर के लिए, बच्चे की खुशी के लिए। बट आमना सामने जो है मिलता है ना बाप बेटा, तो ताना देना उनको पसंद है। तो मेरा डैडी भी मुझे बहुत ताना देते हैं, और उस ताने के टाइम पे मेरा मामी चुप के सुनते रहते हैं, और बाद में डैडी चले जाने के बाद मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, समझाते हैं कि डैडी शायद ऐसा नहीं बोलना चाहता था, ऐसा बोलना चाहता था, तो डैडी को मिसअंडरस्टैंडिंग मत कर। तो वही है। तो अभी अगर मैं प्लानिंग करके ये सभी जो मैं कुछ सामान लेके आया हूँ, इसको दोनों को जितना जरूरत है सब कुछ मैं अगर भेज के अगर मैं सीधा गाँव में चला जाऊँगा, तो मेरे हिसाब से थोड़ा दिन तो सुकून मिल जाएगा, 1-2 दिन महीना आराम से बैठ के थोड़ा सा दिमाग को ठंडा कर पाऊंगा, कहाँ पे रहना है, एक छोटा सा घर का रेंट भी देखना है, वहाँ पे रह के उसके बाद यूट्यूब का सेटअप करके वीडियोस बनाना शुरू कर पाऊंगा। तब तक डैडी को शायद समझा पाऊंगा कि डैडी प्लीज ये जगह जो है बेच दो और मेरा आज के हालात में मुझे संभाल लो। अगर आप आज के हालात में संभाल लोगे तो आपका बेटा आपको कहता है कि शायद 1 से 2 साल फिर मैं यूट्यूब से इतना कमाऊंगा, 30,000 40,000 50,000 1 लाख इतना कमाऊंगा, आपका बेटा आपके लिए फिर से एक जल जमीन 1 बीघा खरीद के देगा। ये मैं शायद मेरा पापा को एक बोल सकता हूँ, ऐसा एक वचन दे सकता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ 1 से 2-3 साल के अंदर मैं आपको वो खरीद के दे सकता हूँ। शायद मेरा डैडी मान जाए, शायद मेरा डैडी ना माने, पर फिर भी कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होगा, ताकि मैं ठंडा में बैठ के वीडियो बना पाऊँ, ये मेरा ख्याल है। और अगर मैं 1 साल तक ठंडा में बैठ के वीडियो बना पाऊँ, कंटिन्यूअस वीडियो बना पाऊँ, तो मेरे हिसाब से गाइस 1 साल के बाद ये जो मेरा पेमेंट आ रहा है 7,000 8,000, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाए, 20,000 30,000 50,000, और कंटिन्यूअस वीडियो बढ़ेगा तो एक व्यूअर्स भी आएगा, व्यूअर्स भी हमें सपोर्ट करेंगे। ये जो व्लॉग चैनल बनाया हूँ इसमें भी व्लॉगिंग का वीडियो आएगा, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो मिलेगा आप लोगों का प्यार तो मिलेगा, आप लोग तो प्यार करते रहेंगे भाई को। तो ऐसा है गाइस, कुछ ना कुछ तो होगा, और बेंगलोर में रहूंगा तो कुछ नहीं होगा।
तोनू को मैं इससे पहले 7-8 महीने पहले बताया था कि तोनू प्लीज काम कर, और काम करेगा तो तुझे कमाएगा 8,000, 9,000, 10,000 रुपए, वो जो है सेविंग्स रहेगा, और मैं जो कमाऊंगा उसको मैं कर्जा दूंगा, ताकि हमारा सेविंग्स बढ़ के 1-2-3 साल के अंदर हम जो है खुद का एक घर तो भी लीज पे ले पाएंगे। वो उस टाइम में बोला था मेरे को काम करने का नहीं है, तुम यजमान हो, तुम घर का हस्बैंड हो, तुम काम करो, जिंदगी चलाओ, मेरे को कुछ नहीं होता। आज जब मैं गांव जाने की बात कर रहा हूँ, आज तुम बोल रहा है नहीं मैं महीने का कमाऊंगा, बहुत ही हार्ड एंड कोर्स से कमाऊंगा, और कमा के मैं कुछ ना कुछ करूंगा। तो तोनू को जो बात है, हालांकि तोनू का नहीं, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज को ऐसा ही है कि उनको जो है बात है ना बाद में समझने आते हैं, कि आप उनको कुछ बात बताओ, आज समझते नहीं है, नेक्स्ट 6-7 महीना 8 महीने के बाद समझते हैं। 8 महीना 9 महीने पहले से बताया था तुमको कि काम करना शुरू कर, वो काम नहीं किया, प्लानिंग नहीं किया, कुछ दूसरा प्लानिंग दिखाया, और आज बोल रहा है मैं काम करूंगा। आज मैं बोल रहा हूँ गाँव जाने के लिए, वो आज मेरे साथ नहीं जा रहे, और 8 महीना 9 महीना 10 महीना बाद जब वो देखेगा पूरा सेटल हो गया, यहाँ का कर्जा भी सेटल हो गया, वहाँ का कर्जा भी सेटल हो गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब वो मेरे पास जाएगा, ये 100% श्योर है। अभी आप सोचो कि आदमी जो है ना, अगर उसके साथ मेरा उसका बेटा बेटी रहेगा ना, तो वो बहुत कुछ सपने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, वो खुद का अकेला है, तो क्या करेगा? देखो मैं आज 5-6 दिन अकेला हूँ, तो मैं मेरे के लिए कुछ खाना भी नहीं पका रहा हूँ, कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, सुबह में उठ रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ तो नहीं खा रहा हूँ, जा रहा हूँ तो होटल में खा रहा हूँ, ऐसा मेरा जिंदगी है। मेरे को मेरे जैसा इनकम करना है, मेरे से क्या है। तो अगर मेरा फैमिली मेरे साथ रहे, तो मेरे पास बाउंडेशन रहेगा कि मेरे इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, तभी जाके मैं और भी कुछ बड़ा कर पाऊंगा। और अगर मेरा फैमिली मेरे पास नहीं रहे, तो मैं मेरे लिए सोचूंगा, मेरा डैडी के लिए सोचूंगा, मेरा मामी के लिए सोचूंगा, तो मैं इन लोगों के लिए कितना कर पाऊंगा उतना। उसके ऊपर जो मेरा बेटा है, बेटी है, मामी वाइफ है, उनके लिए मेरा सपना नहीं आएगा, क्योंकि उन लोग तो मेरे पास नहीं है। और आज मैं दुख के पोजीशन में हूँ, आज मैं खराब पोजीशन में हूँ। अगर वो मेरे को साथ नहीं देके मेरे साथ अगर कलकत्ता में ना चले, अगर जब मैं सुख का पोजीशन आ जाएगा, सब मेरा अच्छा पोजीशन हो जाएगा। मेरा एक जन बोला था रिश्तेदार, उसका बात सुन रहा है, तो बोला था कि तू थोड़ा सा गांव में चला जा, क्या करना है उखाड़ ले, क्या करना है कर ले, दोनों तब तक यहाँ पे रहने थे, जब तेरा अच्छा पोजीशन आ जाएगा तब मैं तुमको बात चोच करके तुमको भेज दूंगा तेरे पास बेटा बेटी के साथ। तो सोचो बड़े बड़े लोग किस तरीके से फैमिली के अंदर उंगली करते हैं और एक फैमिली को दूर जाने का एक ऑप्शन देते हैं। हालांकि मेरा मम्मी पापा अभी भी बोल रहे हैं कि सभी लोग मिलकर आ जाओ, मेरा घर में रह जाओ, 1 साल 2 साल तक मेरा बेटे को थोड़ा सा ठंडा सा मैं पहुँचाऊँ। वो कर्ज दे के आप सही नहीं पा रहा है, EMI देकर नहीं दे पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं हम लोग सभी मिलके, मम्मी पापा तुम वाइफ मिलके सभी सपोर्ट करो। उसके बाद वो थोड़ा फिर से जिंदगी शुरू करेगा। मेरा मम्मी पापा तो समझ गए, मगर तुम को समझ में नहीं आएगा। तुम जिसका बात मानती है ना, वो बोलते हैं कि तू जाना है तो जा, 5 साल कुछ कर ले, उखाड़ ले, उसके बाद तुम अगर कुछ उखाड़ पाता है तो फिर से तू बैंगलोर में आ जा। अगर तुम कुछ उखाड़ नहीं पाया तो तुम जो के पास जाएगा। तो इस तरीके से माहौल है, इस तरीके से बात जो है दोनों सुनती है। अगर मैं मेरा सपने के लिए काम नहीं करूंगा तो कोई भी मेरे सपने के लिए काम नहीं करेगा। तो मैं अगर रोड पे काम पे चले जाऊं, मेरा कर्जा क्लियर करने के लिए मेरा ये यूट्यूब का करियर खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के बाद यहाँ पे आते हैं प्लानिंग के 3 पोर्शन है, 3 प्रॉब्लम है। एक तो बैंगलोर का कर्जा, एक तो मम्मी का कर्जा, एक तो मेरा सपने के लिए यूट्यूब के लिए गैजेट खरीदना। तो अगर मैं ये 3 सपने के लिए बैंगलोर में रह जाऊँ, मेरा यूट्यूब का करियर है वो एकदम बर्बाद हो जाएगा। मतलब कंटिन्यू कहीं ना कहीं 7-8 महीना काम करना पड़ेगा, तभी जाके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और मैं नहीं चाहता हूँ 1 भी 2 दिन भी मैं यूट्यूब को छोड़ के रहूँ। चाहे दुनिया का कर्जा सबको सर पे ऊपर रख लूँ, चाहे दोनों का झगड़ा मान लूँ, चाहे मम्मी पापा का ताना मान लूँ, मगर मेरे को यूट्यूब छोड़ना नहीं होता। यूट्यूब का वीडियो हर दिन मेरे को आना पड़ेगा। यूट्यूब का वीडियो मुझे चाहिए, यूट्यूब का वीडियो मुझे हर दिन पब्लिश करना पड़ेगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा सपना है। आज मेरे को ये पगलामी, ये मेरा ये जो दिमाग खराबी मेरे को चट लिया है। तो मुझे डिलीवरी जॉब नहीं करना। अगर मैं बैंगलोर में रहूंगा तो मैं डिलीवरी करना पड़ेगा, जोमेटो, स्विगी, सैटोपैक सब कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं गांव में चले जाऊंगा तो सब कुछ एकदम साइड हटा के, बास्ट करके सबको साइड हटा के मैं यूट्यूब के अंदर ध्यान दे पाऊंगा और अच्छा से वीडियो बना पाऊंगा आप लोगों के लिए। हाँ, दुख तो बहुत होगा, तकलीफ तो बहुत होगा। तो उनके साथ छोड़ के बहुत दिन रहना, कितने दिन रहना, कैसे रह पाऊंगा। अभी स्मोकिंग का भी बैड हैबिट हो चुका है, तो उसको मैं कैसा साइड लेके जाऊँ, वो भी इसीलिए भी यहाँ पे बहुत सारे कुछ लिखा हुआ हो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, प्लानिंग करके रखा हूँ, स्टिकर में लिख के रखा हूँ। तो आप लोग शायद कोई वीडियो देखोगे। तो वही है, प्लानिंग करते हैं कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके गाँव की तरफ जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, गाँव की तरफ जाते हैं। और उससे पहले जितना दिन यहाँ पे रहूँगा तो थोड़ा दिन काम करते, काम करके जितना भी हो सके जो कर्जा है उसको क्लियर करते। अब उसके बाद गाँव में चले जाते। क्या करते, कुछ भी नहीं कर सकते यार। बैंगलोर का जिंदगी 14 साल था,
था 14 साल तक हमने प्लानिंग करके कुछ नहीं कर पाया, दोनों का मिल के बैठ के कुछ नहीं कर पाया। मैं जब दोनों को एक बोलता हूँ ये काम कर, दोनों जो है दूसरा काम करते हैं। जब मैं दोनों को बोला था कि मेरा इंस्टाग्राम जो बिजनेस है, इंस्टाग्राम जो मेरा अकाउंट है उसको फॉलो कर, उसको मैनेज कर तू, और उस टाइम पे दोनों खुद का अकाउंट बना लिया मैम तनुजा करके, और वहाँ पे खुद का वीडियो हर दिन डाल रहा है, खुद का प्रोफाइल को चेक कर पा रहा है, बट मेरा जो लर्निंग लाइफ जो इंस्टाग्राम है उसको ठीक नहीं कर पाया। अब जब मैं बोल रहा हूँ तुमको कि मेरा यूट्यूब के अंदर टाइम डाल, यूट्यूब का एसईओ किस तरीके से होता है, यूट्यूब का थंबनेल किस तरीके से बनता है, यूट्यूबर होने के लिए क्या काम करना पड़ता है उसको देख। वो क्या कर रहा है, कोच सर का वीडियो देख रहा है, और कोच सर का वीडियो देख के उसमें मोटिवेशन ला रहा है, और सुबह में उठ रहा है, सुबह में उठ के 4 से 5 बजे उठ के सुबह में 7 बजे तक कोच सर को टाइम दे रहा है, और दिन में और भी टाइम दे रहा है कोच सर को उसका वीडियो देखने के लिए। हालांकि उस टाइम अगर वो यूट्यूबर के लिए, यूट्यूब बनने के लिए जो रिसर्च है, अगर वो रिसर्च करता था तो शायद हम लोग वो जो यूट्यूब के अंदर आ पाता। अगर उसका पैसा नहीं है यूट्यूब के अंदर आना, उसको पैसा है टेलरिंग का काम करना। जब मैं बोलता हूँ काम मत कर, तब वो काम करती है, और जब मैं बोलता हूँ काम कर, वो टाइम को काम नहीं करती है। उसको प्लानिंग है कोच सर का वीडियो सुनना डेली का 3-4 घंटा कोच सर के लिए देना, उसका वीडियोस के लिए देना, उसके बाद टेलरिंग का कोर्स लॉन्च करना, और टेलरिंग का कोर्स लॉन्च करने के बाद उस टेलरिंग कोर्स के अंदर से 1 करोड़ रुपए कमाना। एक भूत सवार हो गया था उनके अंदर कि टेलरिंग कोर्स में मैं कोर्स बेचूंगा और उस कोर्स के अंदर मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। देखते हैं कौन जीतता है, दोनों टेलरिंग का कोर्स बेच के 1 करोड़ रुपए कमा पाते हैं, या फिर मैं ये मेरा यूट्यूब का जर्नी इसी को कंटिन्यू रख के मैं मेरा मंथली का खर्चा है 10,000, 30,000, 50,000 वो मैं निकाल पाता हूँ। देखते हैं कौन जीतते हैं। बट अभी के टाइम पे झगड़ा गिरा, मतलब दोनों के साथ रह रहा हूँ तो झगड़ा गिरा हो रहा है। यहाँ पे हूँ तो फोन में झगड़ा नहीं कर रहा हूँ, जो कि अच्छी बात है फैमिली के लिए। दूर रहो, खुशी से रहो, मगर झगड़ा मत करो। एक साथ रहो, खाली झगड़ा करो, ये कहीं ना कहीं होने का चीज नहीं। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज बता दो, बहुत दिन से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम मुझे एक जो है GoPro कैमरा खरीद के दे, या फिर Insta360 कैमरा खरीद के दे, मेरे ऊपर 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर। जब सब कुछ रास्ता बंद हो गया है, मैं उनको बोला कि मेरा साला को बोलो या फिर मेरा ससुरा है उनको बताओ हमारा जो हालात है, जो मेरा चाहत है, जो मेरा प्लानिंग है, उन्होंने किसी को नहीं बताया। अगर बताया तो भी उन लोग देने के लिए रेडी नहीं है। बोला है क्योंकि तुम लोग जो है लव मैरिज हो, शादी प्यार करके शादी किए थे, तब पूछने के नहीं आया, तब हमने नहीं दिया, और आज कौन सा मुंह से मेरे पास पूछने आओगे। तो इस तरीके से हिसाब से जो है हम, मतलब जो लव मैरिज पीपल है ना, उसको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। उसका घर का जो बाप माँ भाई बहन है ना, वो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि तब लोग तुम लोग चले गए थे प्यार करके, अब पूछने के लिए क्यों आ गए हो, ये एक बात होता रहता है। तो चलो यार, कुछ भी नहीं कर सकते, दोनों की तरफ से, उनका जो फैमिली है उसकी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो तब मैं देख के सब कुछ रास्ता बंद हो गया था गाइस। मैंने एक दिन गोविंद को बोल दिया था कि तुम तेरे पास सोना है ना, बहुत कुछ कान में हाथ में इसमें, उसको बेच दे और 50,000 रुपए मुझे दे, ताकि मैं एक GoPro तो भी ले पाऊँ, और डेली का सुबह में काम पे निकल जाऊंगा, GoPro से वीडियो बनते रहेगा, और शाम पे आके तेरे पास उसको दे दूंगा, उसको तू कंप्यूटर में एक्सपोर्ट कर ले, वीडियो बना ले, फिर नेक्स्ट दिन ब्लॉगिंग की हिसाब से डाल दे। ये मेरा कहना था। तूने बोला तुम तो एक क्या बोलते हैं, वो जो सिगरेट पीते हैं, जो दारू पीते हैं, उन लोगों जैसा हो गए हो। मुझे कभी भी मालूम नहीं था कि मेरा हस्बैंड मेरा सोना मांग लेगा। हालांकि उसको जो है 4 उसके पास सोना है, 4 सोने के अंदर मैं 2 सोना, उसको 2 जो गहना है मैं ही खरीद के दिया था। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोग उसको बेच के मेरे पैसा दे, ताकि मैं खुद के लिए गैजेट खरीद पाऊँ। कोई भी नहीं दे रहा है आज के बाद में, तो कौन देगा? तू तो दे करके। एक यजमान होने के नाते, एक जो है जेंट्स होने के नाते बहुत ही बुरी बात है कि आपका वाइफ का कुछ गहना उसको बेच के लिए, पैसे के लिए मांगो। मगर जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तब क्या करते हैं? जो ऑप्शन हाथ में है उसको पूछते हैं। दोनों बोल रहा है कि क्या गारंटी है, इसको मैं बेच के भी दूंगा, तुम्हें पैसा दूंगा, पर फिर भी तुम जो है बेंगलोर में शांत नहीं रहोगे, तुम गाँव में चले जाओगे। मैं बोला देख, अगर मैं बेंगलोर के अंदर खुश नहीं हूँ तो मैं गाँव तो जरूर जाऊँगा। मैं बेंगलोर के अंदर खुश नहीं हूँ तो मैं गाँव जरूर जाऊँगा, बट फिर भी मैं वचन देता हूँ कि 1 साल 2 साल 1 महीना 2 महीना 6 महीने के बाद मैं तुझे जो है जितना पैसा तू मेरा सोना बेच के दे रहा है, वो मैं सेम पैसा तुझे मैं दे दूंगा, वापस दे दूंगा। तो सेम पैसे का सोना खरीद ले। ये मैं वचन देता हूँ, मैं करके रहूंगा। जो भी चीज मैं बोला हूँ अब तक मैं करके दिखाया हूँ, वो मैं आपको तुझे करके दिखाऊंगा। थोड़ा दिन के बाद मुझे टाइम दे दे, ब्लॉगिंग चैनल से कमा के तुझे जो है पैसा मेरा रिटर्न कर दूंगा। ये एक कर्ज के हिसाब से है। दोनों बोल रहा है कि नहीं, मैं इस सोने को बेच के नहीं दे पाऊंगा, उसको मैं क्या बोलते हैं, वो क्या होता है ना, किस चीज को, अरे यार, बंधक रख के दूंगा, दूसरे के पास रख के, बंधक रख के तुम्हें पैसा दूंगा। तो बंधक रख के पैसा देंगे तो मेरे पास कितना पैसा आएगा? अगर 50,000 का सोना है तो मेरे पास 20,000 रुपीज आएगा।
मगर अगर उसको बेच के पैसा दे मुझे तो 50,000 का 50,000 ही मेरे पास आएगा। भाई मेरे को जरूरत है 50,000 रुपये, एटलीस्ट वीडियो का करेक्शन के लिए, गैजेट के लिए 50,000 रुपये चाहिए। तो 50,000 रुपये चाहिए, वो मुझे देगा 20,000 रुपीज़, तो कैसे चलेगा? और एक बात है कि बंधक रख के जो पैसा हम लेंगे ना, वो पैसा तो रहेगा असल, उसके ऊपर सूद भी देना पड़ता है। मतलब मेरे पास जितना कर्ज है उस कर्ज के ऊपर और एक कर्ज ऐड हो जाएगा कि महीने महीने में इतना कर्जा, इतना दे के उसको सुना, फिर से रिटर्न ला के दो, और उसके ऊपर ब्याज भी दो, सूद भी दो, इंटरेस्ट भी दो। मेरा खुद का पैसा है, सुना है, ये मैं समझ नहीं पाता हूँ गाइस, मेरा सुना है वहां पे देना है, फिर उसको पैसा देंगे, फिर इंटरेस्ट भी हम देना पड़ेगा। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं है। जब भी मैं सोचता हूँ कुछ करने के लिए, तब मैं बोलता हूँ किसी को भी, मेरा मामी को ही बोला था कि सुना अगर मेरे पास है उसको दे के पैसा लेके फिर से ब्याज देना जरूरत नहीं है, उसको एक साथ भेज दो, भूल जाओ, फिर ये काम कर लो, फिर दूसरे के टाइम पे जब ये पैसा तुम दे दे के क्लियर कर रहे हो सुना खुद के लिए, तो ऐसे ही एक दिमाग में रखो कि फिर से महीने महीने में मैं इसको जमाऊंगा और मेरा सुना मैं फिर से खरीद लूंगा। ये मैं बोल रहा था, मेरा प्लानिंग है। दोनों किसी भी हालत से मानने का रेडी नहीं है। वो बोल रहा है कि नहीं, मैं अगर तुम्हें देना है तो बंधक देके दूंगा, बेच के मैं नहीं दूंगा, और बंधक देके देंगे तो 20,000 रुपीज मिलेगा। मम्मी के साथ बात चर्चा कर रहा है, मेरा मम्मी के साथ बोल रहा है कि मम्मी मैं इस तरीके से करना चाहूंगा, तुम्हारा बेटा मान नहीं रहा है, तो एक काम करते हैं कि मैं 25,000 रुपीज एडजस्ट करता हूँ, तुम भी 25,000 रुपीज एडजस्ट करो। मामी मैंने बोल दिया कि मेरे पास इतना सारा कर्जा है उसका, और मैं फिर से किस तरीके से 25,000 में जो है उसको एडजस्ट करके लेके दे पाऊंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और मामी पापा से मैं एक पैसा भी बैंगलोर के अंदर मांगना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ का जो भी कुछ चीज़ है वो दोनों का होने वाली है। दोनों बोल दिया है कि यहाँ पे तुम अगर जाना चाहते हो जाओ, यहाँ से कुछ भी चीज़ मुझे मत लेके जाओ, ये सब कुछ मेरा है। मैंने काम किया इस फैमिली के अंदर सुबह से शाम तक, बचपन से मैं काम किया, तो इस संसार का मैं एक भी चीज़ बाका नहीं होने दूंगा, खरीद बेचना नहीं दूंगा। जाना है तो तुम अकेला चले जाओ, उसके बाद देखते हैं। तुम्हारा पिकल माइंड है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम 2-3 महीना रहते हो गाँव में, कर्जा ज़्यादा कर लेते हो, फिर से यहाँ पे आ जाते हो। मेरे ऊपर ये जो कर्जा का बात है ना, इसको मैं टालना चाहता हूँ। एक जगह में बैठ के मैं क्लियर करके, मैं आज से किसी के कर्जा नहीं लूंगा, इस तरीके से प्लानिंग करके। ये कर्जा लेने का मेरा जो एक हैबिट बन चुका है, जो दोनों मुझे बोलती है, वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। और एक बात है, दोनों को मेरे को भरोसा नहीं है। भरोसा कैसा है? जब मैं बोल रहा हूँ उसको मैं बेच के फिर से मैं खरीद के दूंगा, दोनों बोल रहा है तुम जिंदगी में कभी भी मेरे को खरीद के नहीं दोगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, तुम्हारे पास वो हैसियत नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे, तुम जिंदगी में कभी भी मेरे को खरीद के नहीं दे पाओगे। तो एक वाइफ अगर हस्बैंड के ऊपर भरोसा नहीं रहता है, वो कुछ करके दिखाएगा, वो कुछ करके मेरा सामान फिर से खरीद के देगा, मेरे लिए खुद का एक जगह बनेगा, मेरे लिए खुद का एक प्रॉपर्टी खरीदेगा, एक जगह रहेगा जो जिसका हमारा खुद का होगा, भाड़ा नहीं देना पड़ेगा। ये चीज अगर एक वाइफ को उसका हस्बैंड के ऊपर भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसका हस्बैंड जिए तो कैसा जिए। और एक बात है, कभी भी तुम, जब मैं गाँव जाता हूँ फिर आता हूँ, तुम मुझे तनाया किया है, कहाँ चले तो गए थे 2 दिन गाँव में, 3 महीने 2 महीने गाँव चले गए थे, क्या किया? फिर से आ गए बेंगलोर, फिर से बैंगलोर अच्छा हो गया ना? गांव में अच्छा कैसा होगा? गांव में नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, गांव तुम्हारा अच्छा नहीं है। 2-3-4 मरतबा गांव में गया था, फिर रिटर्न आया, वहां पे कुछ पैसा बेचा, कर्जा किया, और सभी टाइम तुमने मुझे ऐसा ही ताना दिया कि गांव में चला गया था ना, क्यों आ गया, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे इतना है तो क्या है, वो है, तुम गाँव में जाते हो हर वक्त खर्चा करके लेके आते हो, ये वो करके दिमाग खराब करके रख दिया है कि ताना देखे। अभी भी बोलता है कि तुम और एक घर लेने की क्या जरूरत था, उसको एडवांस देना, उसको भाड़ा देना, यहीं पे रह जाओ, और वहीं पे रहूंगा तो डेली का झगड़ा करना, मार कूटना, खुद मरना, उसको मारना, क्या जरूरत है ऐसा सभी कुछ, है ना? तो ताना जो है दोनों मुझे बहुत देती है, क्यों ऐसा किया था ना, क्यों ऐसा किया था ना, क्या हुआ, वो हुआ। तो एक वाइफ होने के नाते कभी भी हस्बैंड को ताना मत दो। अगर आप एक लेडी हो, एक फीमेल हो, तो मैं बता रहा हूँ, एक वाइफ होने के नाते कभी भी अपना हस्बैंड को ताना मत दो, ये उसको दिल में कभी भी पसंद नहीं होता, बहुत दुख लगता है, ठीक है? ताना मत दो, ताना बहुत ही खराब चीज़ है। और अपने हस्बैंड के ऊपर भरोसा रखो, वो जो चीज़ आपसे प्रॉमिस कर रहा है वो चीज़ कभी ना कभी आपको ला के देगा। जैसा कि वो प्यार करने के टाइम पे, शादी करने के टाइम बताया था कि 7 जन्म तेरे साथ रहूंगा, और प्यार करने के बताया था कि दुनिया से सब चांद तारा ला के तेरे कदमों में रख दूंगा, वो देगा, आपको लिए देगा वो। मगर आपको हस्बैंड के ऊपर भरोसा रखो, बिलीव रखो, प्यार करो, उसको समझाओ कि आप कर सकते हो, आप मेरे लिए कर सकते हो, करो, ये बिलीफ सिस्टम उसके ऊपर रखो, और उसको कभी भी ताना मत दो। ये सभी चीज़ है जिसके लिए दूसरा का झगड़ा हो रहा है, ताना देना, बिलीव ना रखना मेरे ऊपर, ये जो है बहुत खराब हो रहा है। दोनों बोल रहे हैं कि 2-3 साल यहाँ पे अच्छे से कमाऊंगा, इसका सब कुछ कर्जा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद गाँव जाने का प्लानिंग करते, तब तक मेरा मम्मी पापा क्या होगा,
14 साल बीत गए, आज बेटी का 6th पढ़ रहा है, वो अगर 4 साल के बाद कितना होगा, वो 10th में पढ़ेगा। तो 10th में पढ़ेगा मतलब SLC पढ़ेगा। उस टाइम पे तो हम छोड़ नहीं पाएंगे कि ये 10th में पढ़ रहा है तो उसको और भी PUC पढ़ाए, इंजीनियर पढ़ाए, ऐसा लाइन रहेगा। और उस टाइम पे मेरा बेटा भी 4th और 5th में रहेगा, तो बेटी का करियर करवाया, बेटा का करियर नहीं कर पाया तो वो एक चीज़ हो जाएगा। तब बेटा के लिए भी वो रुकेगा कि बेटा को नहीं पढ़ाएंगे तो कैसा होगा। तो ऐसे में गाइस हम कभी भी बैंगलोर छोड़ के गांव में शिफ्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि चलो तो चलो, अभी चलो, इस टाइम सर अच्छा है, चलो। और बेटी का जो एग्जाम का जो बात है, बेटी का पढ़ाई का जो बात है, मेरा बेटी तो 10 हाँ 12 साल है, तो 12 साल का बेटी है जो एक अलग सा लैंग्वेज है, उर्दू एंड अरबी। गाइस ध्यान से सुनना ये बात, मुस्लिम्स लोग हैं, अरबी एंड उर्दू एक अलग सा लैंग्वेज है, उसको डेली का डेली 1 घंटा 2 घंटा जाके सीख रही है। अगर वो सीख पा जाती है, सीख रही है, देख के पढ़ पाती है, तो वो क्यों बंगाली नहीं पढ़ पाएगा। उसको कन्नड़ा आता है, कन्नड़ा देख के पढ़ने आता है, कन्नड़ा सीखने आता है, क्योंकि उसका स्कूल में कन्नड़ा पढ़ रहा है। मेरे को कन्नड़ा देख के पढ़ने नहीं आता, मेरा भाई को कन्नड़ा देख के पढ़ने नहीं आता, फिर भी मेरा बेटी कन्नड़ा देख के पढ़ती है। तो ऐसे में गांव में हम जब जाएंगे तो मुझे बंगाली आता है, मेरा वाइफ को बंगाली आता है, तो मेरा बेटी को हम बंगाली सिखा नहीं पाएंगे, ये कौन सी बड़ी बात है। तो उन्हें ये भूल समझ रही है, तो आराम से सीख जाएगी। बेटी का जवान है, अभी ठंडा है माथा, वो जो है समझ जाएगी, सीख पाएगी बंगाली लैंग्वेज। और मैं मानता हूँ कि उसका और 1 साल 1.5 साल तक उसका जो है जिंदगी कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। मेरा एक पागलामी की वजह से, मेरा यूट्यूब का करियर करने की वजह से गांव में चला जाऊंगा तो स्कूल नहीं मिलेगा, फिर 6 महीना साल 1 साल, मतलब मान के चलो कि 1-1.5 साल तक उसका प्रॉब्लम जाएगा, उसका एकदम बहुत कुछ खराब हो जाएगा, बहुत कुछ गलती हो जाएगा। मगर 1.5 साल तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा करियर नहीं होगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मेरा खत्म हो जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कभी भी मैं सुइसाइड कर लूँ, मेरे को और नहीं हो रहा है, मेरे को खत्म करो मेरा जिंदगी। मेरे को EMI देके, भाड़ा देके, इतना सारे कर्जा देके मेरे को और नहीं चल पा रहा हूँ। तो अगर मैं 1.5 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर मैं खुद को संभाल पाऊँ, खुद को ठीक से संभाल पाऊँ, तो 1-1.5 साल के अंदर मैं ऑन का मेरा पब्लिश करता हूँ कि मेरा अगर मेरा वाइफ, मेरा बेटा बेटी मेरे साथ रह जाए तो 1-1.5 साल के अंदर वाजिदा को एक अच्छा सा स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा, पढ़ पाएगी, उसका बंगाली के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो अच्छा से पढ़ पाएगी और उसका ज़िंदगी जो है वो कर पाएगी। अगर मैं मेरा करियर ना कर पाऊँ, मेरा यूट्यूब का करियर नहीं कर पाऊँ, मेरा एक बिजनेस नहीं कर पाऊँ, मेरा खुद के लिए घर नहीं बना पाऊँ, तो ज़िंदगी भर ऐसा भाड़ा के घर में रहेंगे, वो तो नहीं होगा। उससे अच्छा है ज़िंदगी भर प्रॉब्लम की वजह से अच्छा है कि 1-1.5 साल तक प्रॉब्लम कर लो, प्रॉब्लम को सुलझ लो, और उसके बाद बेटी का भी तो एक मतलब उसका तो 1.5 साल खत्म हो रहा है, ये मैं मान रहा हूँ, ये मुझे बहुत दुख लग रहा है कि बेटी का 1-1.5 साल तक खत्म करना नहीं चाहिए। तो 1-1.5 साल तक खत्म करूंगा, उसके बाद उसके अंदर से वो जो है इंग्लिश भी पढ़ेगा, मैथ भी करेगा और बंगाली भी सीख लेगा, और कोशिश भी करूंगा कुछ ना कुछ करके उसको स्कूल में दाखिला करने के लिए। तो वही है, 1-1.5 साल तक प्रॉब्लम होगा, बट 1-1.5 साल तक मेरा आज का जो बेटा है, उस बेटा का एज है कितना 17-22, मतलब कहीं ना कहीं एक 3-4 साल का एज है मेरा बेटा का। और उस बेटा का जो जब उसको स्कूल जाने का टाइम होगा 5-6 साल के टाइम पे, उस टाइम पे मैं उसको एक कंक्रीट जगह में रख पाऊंगा कि यही मेरा घर है, यही मेरा स्कूल है, और इसी स्कूल में तू जो है 1 से लेकर 10 तक पढ़ना है, ये मैं उसके लिए कर पाऊंगा। बेटी का फ्यूचर खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, तो बेटे का फ्यूचर एकदम 0 से लेकर एकदम लास्ट तक उसको ठीक से दे पाऊंगा, ये मेरा ऑन का मेरा गारंटी है। ये दोनों समझ नहीं पा रहे, दोनों बोल रहे नहीं तुम्हारे ऊपर भरोसा लायक नहीं हो, तुम पगला हो गए हो, और थोड़ा दिन में तुम के साथ रहूंगा ना, ज्यादा झगड़ा करूंगा, ज्यादा मारामारी करूंगा, तो किसी दिन हो सकता है तुम जो है मेरे को जो पागला गाला होता है ना, जो मेंटल हॉस्पिटल लोग हैं, उन लोगों को फोन करके बुलाएगा कि आदमी जो है पागला हो चुका है और इसको आप लेके जाओ, आप लोग लेके जाओ, इसको पागला गाला में रखो, मेंटल हॉस्पिटल में रखो, उसके बाद 2-3 साल बाद छोड़ दो। ऐसे तुम भी कर सकते हैं, गुस्से में मैं तुमको मार भी सकता हूँ, तुम भी मुझे जो है मारने के लिए आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तुम पुलिस बुला सकती है, मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ, तुम मेरा खाने में कुछ भी मिला सकती है, मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है यार, इसलिए गाइस अलग रहे तो बहुत बेहतरीन है, अलग रहे थे, मैं अलग रहूँ, वो अलग रहे, वो बहुत अच्छा है, या फिर वो मेरे साथ कलकत्ता में आए, ये भी बहुत अच्छा बात है। अभी घर का जो भाड़ा है वहाँ पे मैं बोल दिया कि 3 महीना भाड़ा नहीं दूंगा, 3 महीने के बाद ये घर छोड़ के छोटा एक घर ले लूंगा, तब तक के लिए भाड़े का टेंशन मेरे पास आना नहीं है, हर महीने 5,000 रुपये भाड़ा दो, ये मेरे पास आना नहीं चाहिए। 3 महीने तक के लिए भाड़ा का स्टॉप कर दो, घर छोड़ दूंगा, ऐसा बोल के उसको स्टॉप करके रखो। और ओनर सभी ओनर जो है, बेंगलोर का ओनर जो है वैसे का सुनता है, तो 3 महीने तक भाड़ा का स्टॉप रखा हूँ। और मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर 3 महीने तक स्टॉप के रखे रखा हूँ तो तेरे पास बहुत ही सुनहरा मौका है, मेरे साथ चल गाँव में
3 महीना रहे मेरे साथ, उधर 3 महीना रहे, थोड़ा हम हमारे लिए ढूंढे, इधर उधर जगह ढूंढे और ढूंढे। अगर 3 महीने तक तेरे को एक क्लैरिटी पिक्चर नहीं लग रहा है, कुछ ठीक ठाक नहीं नजर नहीं आ रहा है, तो फिर से तू बैंगलोर में आ जा, मैं वहाँ पे रह जाऊंगा। वो बोल रहा है नहीं, मैं जाने के लिए रेडी हूँ। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद तुम्हारा थाईलैंड का टूर है, उस टाइम पे हम जाएंगे, एक थोड़ा सा टाइम पास करेंगे, उसके बाद फिर मैं बैंगलोर में आ जाऊंगा। मतलब मेरे साथ दोनों गाँव में, कलकत्ता में रहना पसंद नहीं है। हालांकि अभी बहुत ही सुनहरा मौका है, बच्ची का स्कूल चल रहा है, ठीक है रहने दो, बच्ची यहाँ पे रह जाते हैं, उसका नानी को बुला लेते हैं। वो जो घर है, वो घर में मेरा सास भी रह जाएंगे, मेरा बेटी भी रह जाएंगे, और तब तक मैं और वाइफ, मैं दोनों और बच्चा, ये तीनों मिलकर गांव चले जाएंगे। 3 महीने तक देखेंगे क्या कुछ पोजीशन है, क्या कुछ कर सकते हैं हम, सब कुछ पोजीशन देख लेते हैं, सब कुछ क्लियर कर देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। अगर हो पाता है ठीक ठाक, तुमको पसंद आता है मेरे ऊपर, तुमको मेरा भरोसा आता है, तो तुम उधर रह जाएगा, अगर भरोसा नहीं आ जाएगा उसके ऊपर है। मैं इसको कभी भी प्रेशर नहीं करूँ कि मेरे साथ चलना पड़ेगा तुझे, ये मैं प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। जो प्रेशर मेरे को कर रहा है तुम कि यहाँ पे बैंगलोर में रहना पड़ेगा तुम्हें, तुम वहाँ पे वहाँ जा सकते हो। तो अभी सुनहरा मौका है, इस 3 महीना भाड़ा नहीं देना पड़ेगा, कोई बिजनेस भी नहीं है, कोई एक ऊपर बैठा नहीं है कि यहाँ पे आपको रहना ही पड़ेगा। रहना पड़ेगा ही मतलब मेरा घर है रह जाओ, मेरा घर है तो लोग तो संभल कर रहेगा कि इसका बेटा भी है, इसका सास भी है, और ये 3 लोग घूमने गए तो घूमने दो, उसके बाद थोड़ा लोग जो हमें बिलीव भी करेगा। तो यही मेरा प्लानिंग है गाइस। थोड़े दिन तक गाँव जाते हैं, मम्मी पापा के साथ बातचीत करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हालांकि वो मेरा जो गाँव है वो गाँव दोनों का भी है, थोड़ा सा दूर का डिस्टेंस है, तो वो गाँव के पोजीशन में वो झाड़ लगाना, गाय चराना, बकरी चराना, सब कुछ काम कर दोनों कर सकती है। एक अल्टीमेट गांव का बच्ची बन सकती हो, वो करके उसको प्लानिंग है, तो ऐसा कुछ कर सकती है। तो वही प्लानिंग है, दोनों को मैं समझा रहा हूँ, वो मेरे को समझा रहा है, तुम गलत समझ रहे हो, तुम पगला हो गए हो, तुम थोड़ा दिमाग को ठंडा कर लो, ऐसा कुछ दोनों मेरे को समझा रही है। देखते हैं कौन जीतता है, दोनों जीतता है या फिर मैं जीतता हूँ। जीतने वाली कुछ टेंशन की कुछ बात नहीं है, वो उसके पोजीशन में ठीक सोच रहा है, मैं मेरे पोजीशन में ठीक सोच रहा हूँ। अभी डिसीजन लेना खुद के ऊपर है, मैं क्या डिसीजन लूँ, और डिसीजन लेना उसके ऊपर है, वो क्या डिसीजन ले। बस यही है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, शायद 1 घंटा के ऊपर हो चुका था, इसलिए हमने इस वीडियो को पार्ट पार्ट में पब्लिश किया। और ये कोई झगड़ा नहीं है, ये कोई हिंसा नहीं है, ये कोई जो चीज़ है हमारे ऊपर बीतने वाला चीज़ है। आप लोग प्लीज़ यार समझना कि भाई के ऊपर क्या तकलीफ चल रहा है,